और जिस तरह मैंने आपको बताया कि टॉस जीतकर यहाँ न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है, और हम जिस तरह बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ साहब, अहमद ने और आमिर ने जिस तरह बात की कि 280 करना है इस फाइनल को सिक्योर करने के लिए, क्या ये इतना आसान है? देखिए, जो स्टार्ट लिया है, अगर 2 ओवर में आराम से खेल रहे हैं, 5 ओवर तक ये जाएंगे, बिल्कुल स्टडी स्टार्ट होता है इन लोगों का। उसके बाद देखना यही है 10 ओवर तक कितने जाते हैं। बहुत ज्यादा तेज भी ना खेलें तो अगर विकेट नहीं गिरती, ये यहाँ पे कोशिश करेंगे विकेटें इनकी हाथ में हो, मिडिल ओवर में भी और डेथ ओवर में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू के 10 ओवर, अगर यहाँ पे विकेट नहीं गिरती तो फिर चांसेस यही है कि 280 तक रन कर सकते हैं। और इनके पास रचिन ऐसा प्लेयर है जो कि ऊपर से हिटिंग कर सकते हैं, बीच में डरिल है और आखिर में स्मिथ हो गए या सेंटनर हो गए या ब्रेसवेल हो गए। तो इनके पास फायर पावर मौजूद है जो कि इतने रन देखी जा सकती है। लेकिन इंडिया किस वक्त स्पिनर्स अपने इंट्रोड्यूस कराता है, ये हमें देखना पड़ेगा। और आज अगर मैं पूछूं आपसे कि वरुण चक्रवर्ती का रोल क्या होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया उनको अटैक किया, फ्रंट फुट पर वो खेले, ठीक है उन्होंने विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन वो जो रोल उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में था वो बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई दिया। मुझे आवाज नहीं आई। मैं ये पूछ रहा था राशिद आपसे कि हमने जिस तरह ग्रुप मैच में देखा कि इंट्रोड्यूस कराया भारत ने एक फास्ट बॉलर को बिठाकर, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आधी न्यूजीलैंड की टीम को आउट किया और बिल्कुल उनको खामोश करा दिया। लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वरुण चक्रवर्ती के ऊपर अटैक किया, फ्रंट फुट पर आकर खेले। आज न्यूजीलैंड के बैट्समैन किस हिकमत अमली के साथ आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वरुण चक्रवर्ती का एक अहम किरदार है। बहुत ही अहम रोल है वरुण का वहाँ पे, और वही बॉलर है जो कि रीड नहीं हो पा रहे हैं। और अभी से नहीं, जब से वापस आए इंग्लैंड की सीरीज उठा के देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पे ऊपर इनको यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में लिया गया है। और बहुत ही अहम बॉलर आज भी बहुत मुझे यही लगता है कि साबित होंगे वो। अहमद, मैं आपकी तरफ अगर आऊँ तो जिस तरह आपने कहा कि एक लंबा स्कोर बोर्ड पर रखना होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ ये 5वां मैच है टीम इंडिया का, नाकाबिल शिकस्त है भारत की टीम, और इस टूर्नामेंट में 3 बार उन्होंने टारगेट को चेस किया है। सेमीफाइनल हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला मैच हो बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज गेम, तीनों मैचों में उन्होंने टारगेट हासिल किया बाद में बैटिंग करते हुए। तो उनके लिए तो ये कंडीशन, टारगेट को चेस करना कोई नई बात नहीं होगी। नहीं, नई बात नहीं है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि 300 चेस कर रहे हो। इनफैक्ट वो ये भी नहीं चाहेंगे कि 280 चेस कर रहे हो। वो हम 250 के आसपास वाली गेम करना चाहेंगे न्यूजीलैंड के साथ फाइनल के अंदर। और अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखेंगे तो न्यूजीलैंड के अंदर इस तरह के पोटेंशियल वाले प्लेयर पड़े हुए हैं कि गेम 280-300 तक लेके जा सकते हैं। 1-2 तो बीच में ये खेल रहे हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। फिर विलियमसन का रोल ये आता है कि वो गेम को लंबा लेके जाते हैं, वो कोशिश करेंगे गेम को 40-42वें ओवर तक लेके जाएं और कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलें। फिर उनके लिए आप नीचे देखेंगे मिचेल आते हैं, मिचेल भी वो इम्प्रोवाइज करते हैं, अच्छे रीडर ऑफ द गेम है, उनकी गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है। जहां उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं वो हमेशा टीम को अच्छी सिचुएशन और पोजीशंस में जाके खड़ा करते हैं, नहीं तो वो आउट हो जाते हैं। तो वो अच्छे रीडर हैं गेम के। फिर लेथम आते हैं, वो खुद भी कप्तान है और डिफरेंट डायमेंशन लेके आते हैं, मिडिल के अंदर लेफ्टी खेलते हैं। तो इस तरह उनकी बैटिंग सारी, फिर आपको पता है पावर हिटिंग, फिलिप्स आता है, ब्रेसवेल आता है, सेंटनर आता है, इस तरह के उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारत के पास भी सारे जवाब मौजूद हैं। नए बॉल से आप देखें, रविंद्र इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत बेसिकली चाहता है कि नए बॉल से उनके फिंगर स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो, रिस्ट स्पिनर बॉलिंग ना कर रहा हो। तो अगर तो रविंद्र खेलता रहा तो उनके फिंगर स्पिनर्स को जो है वो अच्छे तरीके से दोनों अक्सर और जडेजा को खेल सकता है। फिर उनको शायद लेके आना, क्योंकि कुलदीप रिस्ट स्पिनर है, उसको वो भी कोशिश करेंगे कि निचले वालों के लिए रखें और बॉल जब थोड़ा सा पुराना हो जाए तब लेके आए। हो सकता है कि अगर रविंद्र खेल रहा हो तो हमें अर्ली वरुण चक्रवर्ती के 3-4 ओवर देखने को मिले। तो इस तरह प्लान से फिर नीचे देखे, जैसे ही रविंद्र आउट होंगे उनके राइटी बैट्समैन है, वहां दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाएंगे, फिंगर स्पिनर, वहां सफोकेट करने की कोशिश करेंगे, रन को रोकेंगे। और फिर बीच में जब उनका लेथम आएगा, सेंटर आएगा, उनके पास रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव मौजूद हैं जो पुराने बॉल पे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। तो पूरे गेम अवेयरनेस, मेथड विनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू टीम्स आगे बढ़ती हैं। जो टॉप टीम्स होती हैं ये फ्लू
फ्लूक में आगे नहीं बढ़ती हैं, इनके रोल्स डिफाइन है, कैप्टन्स के रोल डिफाइन है और बड़े जबरदस्त तरीके से इट्स अ कैट एंड माउस और बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में गेम को आगे लेके बढ़ते हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इनकी बड़ी खिदमत है अपने अपने मुल्क के लिए और बड़ा मजा आएगा ये गेम देखने की। आमिर, आज के फाइनल को लेकर मैं आपको 2017 में लेकर जाना चाहूँगा। लंदन का ओवल का मैदान, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है। क्या था ड्रेसिंग रूम में जब फ़खर जमान, अजहर अली इनिंग का आगाज़ करने के लिए गए थे? क्या आप लोगों के जहन में चल रहा था? क्या ड्रेसिंग रूम में बात हो रही थी कि आज के फाइनल में इतने रन हमने स्कोर बोर्ड पर लगाने हैं? देखिए, जब हम फाइनल में पहुंचे थे तो उससे पहले हम जो 2-3 मैच थे, हमारी बॉलिंग बहुत फॉर्म में थी, टीमों को 250 240 पे आउट करती हुई आ रही थी। तो हमारा प्लान ये था, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, फाइनल वाले दिन बहुत पटाखा विकेट था। हमारा प्लान यही था कि अगर हम 280 प्लस करते, 300 करते हैं तो फाइनल गेम है और हमारे पास चांस है। और जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, फॉर्म में है, तो आई थिंक हम इंडिया को बोल्ड आउट कर सकते। बट फखर की वो जो इनिंग थी, इवन अजहर अली ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था उसके साथ, लेकिन फखर की भी इनिंग जो थी वो आई थिंक इंडिया को बैकफुट पे लेगी। उसने उनके स्पिनर्स को भी डोमिनेट किया और 336 मुझे लगता है फाइनल वाले दिन 300 प्लस बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे जैसा भी विकेट हो उसको चेस करना, क्योंकि ऊपर से अगर जब आप चेस कर रहे होते हो और पावर प्ले में आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं तो आप वैसे ही बैकफुट पे चले जाते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज था हमारे लिए आई थिंक। और वो जो अहमद से भी आप पूछेंगे, वो जो आई थिंक आप नहीं, लोगों का प्यार पहले तो ग्राउंड में, फिर जब आप पाकिस्तान वापस आए, आई थिंक ऐसी चीजें बंदा वेट करता है कि ये मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में। आज इंडिया न्यूजीलैंड के लिए भी वही एक मौका फिर है, एक देखता आज कौन चैंपियन बनता है। अच्छा, आमिर ने कहा कि अहमद से मैं पूछूं, मैं अहमद आप ही की तरफ आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो आमिर ने बात की ना, अभी जब टॉस हुआ तो मिचेल सैंटनर कह रहे थे कि बड़ा सपोर्ट करने के लिए इंडिया का क्राउड आया हुआ है। वो जो 2017 आप भी ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, भी वैसे तो वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आमिर ने जैसे कहा, लेकिन आमिर थोड़ा सा फर्क था, आटे में नमक के बराबर में ही कहें, लेकिन एक वो जो आवाज़ आती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जो है वो एक एनर्जी आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड, अहमद अगर मैं आपसे पूछूं, वो तो बिल्कुल भी फ्लैट है, क्योंकि जहाँ सर उठा रहे हैं सिर्फ ब्लू नजर आ रहा है। और सर तो हम भी जहाँ उठा रहे थे ब्लू ही नजर आ रहा था। लेकिन वो जो एक बात थी ना, वो फखर जमान की जो इनिंग थी यार, वो ऐसी इनिंग है कि उसने इतना अंडर प्रेशर कर दिया ना धोनी को और उनकी टीम को कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो जो लात रख के मार रहा था वो कनेक्ट हो रही थी, वो जो कर रहा था वो कप्तान धोनी कुछ और चीज करता था, वो उसके अगेंस्ट कोई चीज करता था, फखर जमान कामयाब। तो वो उसका दिन था। उसके साथ देखें जो अजहर, हफीज, ये बाबर, इनकी जो इनिंग थी ये बड़ी नॉर्मल इनिंग थी। वो इसलिए आसान हो गई क्योंकि फखर जमान ने उनको इतना अंडर प्रेशर कर दिया था। और इतने बड़े हाई वोल्टेज गेम के अंदर जब टीमें एक दफा अंडर प्रेशर हो जाती है ना लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई सेंचुरी कर दे, उसके बाद बाहर निकलना उनका मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं की फखर जमान के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत ट्राई की और बड़े बड़े जबरदस्त बॉलिंग भी की एशविन ने, लेकिन उसका दिन था फखर का। उसने अक्रॉस द स्पिन, अक्रॉस द स्विंग कुछ नहीं देखा, जहां मारियां लगी हैं और उसी की वजह से वो सेमीफाइनल हम जीते। और वही इनिंग है कि फखर का जो करियर है अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, उस करियर इस इनिंग का बहुत बड़ा अमल दखल। आप देखें 2017 से 2024 होने आए हैं, 6-8 साल हो गए हैं और उस इनिंग की हाइप अभी तक मौजूद है और उसकी सिलेक्शन में बड़ा अमल दखल है उसके करियर के अंदर फखर के उस इनिंग का।